कुछ तो रोगी की रसना का रंग रूप लगकर ही, कुछ वैद्य केवल जीभ देख करके ही निर्णय कर लेते हैं कि बीमारी क्या है। कुछ नाड़ी की फड़कन से और नख दृग लालिमा की तरतमता से, नाखूनों की और आँखों की लालिमा की तरतमता से रोग को पहचान पाते हैं। एक वैद्य वह भी आया जिसने अपने जीवन में परम पुण्य का पाक पाकर सुदीर्घ साधना साधित अनन्य दुर्लभ स्वर बोध में सफलता पाई है। अस्वर बोध वाला वैद्य आ गया। स्वर ज्ञान से वह रोगी का निदान कर सकता है। मंत्र तंत्र वेत्ता, अरिष्ट शास्त्र का वरिष्ठ ज्ञाता भी है। मंत्र तंत्र का वेत्ता भी है, अरिष्ट शास्त्र का वरिष्ठ ज्ञाता भी है। सबने अपनी अपनी विधाओं से सेठ का निरीक्षण किया। रुक रुक कर अर्धमूर्छित सी दशा हो आती है। निद्रा से घिरी सी काया की चेष्टा है। निद्रा से घिरी सी काया की चेष्टा है, पर वचन की चेष्टा नहीं के बराबर। काया की चेष्टा पर वचन की चेष्टा नहीं, मतलब बोल नहीं पा रहा। क्रमशः सबने अपने अपने निर्णय लिए। सबका अभिमत एक रहा कि क्या चल रहा है चित्रण। सेठ बीमार पड़ गया। मच्छर ने संगीत सुनाए, गीत गाए और इंजेक्शन लगा के सैंपल ले लिया। रिपोर्ट देने वापस आया ही नहीं। ये हाल मच्छर का है। मच्छर जब भी आता है तो बिना सूचना के नहीं आता है। पहले माहौल बनाता है, उसका हेलीकॉप्टर उड़ता है पहले, फिर कहाँ लैंड करना है, कैसे करना है, वो पहले अपना वो बनाता है। फिर धीरे से आकर के फिर पहले पाद पूजन करेगा, चरणों की तरफ जाएगा, हैं, फिर जरा गुनगुनाएगा, कीर्तन नर्तन करेगा, कानों के पास आएगा, उससे मोहित सम्मोहित करेगा। और जब उसके स्वर संगीत में तुम लीन होगे तो उसी समय वो एक सैंपल लिया और आगे बढ़ गए। हाँ, और उसी समय मतकुण भी आ गया, उसने भी अपनी बात रख दी। ये सभी प्रसंग चल रहे हैं। सेठ जी बीमार पड़े हैं, सभी तरह के वैद्य आ गए हैं। वैद्यों की विधाएं अपने अपने अनुमान अपनी अपनी विधाओं से लगते हैं। फिर सबका अभिमत एक रहा कि दाह का रोग हुआ है। दाह का रोग हुआ, आह का योग हुआ है। एक ही दिशा में एक ही गति से चाह का भोग हुआ है और चिकित्सकों का कहना हुआ इन्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी तन की भी चिंता होनी चाहिए। तन के अनुरूप वेतन भी अनिवार्य है, मन के अनुरूप विश्राम भी। तन के अनुरूप वेतन यानी भोजन भी अनिवार्य है और मन के अनुरूप जैसा श्रम किया हो वैसा विश्राम भी अनिवार्य है। शरीर को भोजन मिल जाए और मन को विचारों से विश्राम मिल जाए तो स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगता है। मात्र दमन की प्रक्रिया से कोई भी क्रिया वह फलवती नहीं होती है। दमन 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 दबाव 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 की प्रक्रिया से कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती है। केवल चेतन चेतन की रटन से चिंतन मनन से कुछ नहीं मिलता। प्रकृति से विपरीत चलना साधना की रीत नहीं है। बिना प्रीति विरति का पलना साधना की जीत नहीं है। भीति बिना प्रीति नहीं, भीति बिना प्रीति नहीं।
इस सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाए, भीति बिना प्रीति नहीं, इस सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा कि प्रीति बिना रीति नहीं, और रीति बिना गीत नहीं। अपनी जीत का साधित शाश्वत सत्य का यह बात सही है कि पुरुष होता है भोक्ता और भोग्य होती प्रकृति। जब भोक्ता रस का स्वाद लेता है, जब भोक्ता रस का स्वाद लेता है, लाड़ प्यार से लार का सिंचन कर रस को और सरस बनाती है रसना के प्रकृति भी। लीला प्रेमी दृष्टा पुरुष अपनी आंखों को जब पूरी तरह विस्फारित कर दृश्य का चाव से दर्शन करता है, तब क्या प्रमत्तवीरता प्रकृति सो पलकों के बहाने आंखों की बाधाओं को दूर करती, पल पल सहलाती सी पुरुष योगी होने पर भी प्रकृति होती सहयोगनी उसकी, साधना की शिखा तक साथ देती रहती। वह श्रमी आश्रयार्थी को आश्रय देती ही रहती, सदोदिता स्वाश्रिता होकर। यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं है कि पुरुष में जो कुछ भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, चलन स्फुरन स्पंदन, उनका सबका अभिव्यक्तिकरण, पुरुष के जीवन का ज्ञापन प्रकृति के ऊपर ही आधारित है। प्रकृति यानी नारी, प्रकृति यानी नारी, नाड़ी के विलय में पुरुष का जीवन ही समाप्त। प्रकृति यानी नारी पहले कहा है और ये दार्शनिक व्याख्या है, और नारी यानी नाड़ी, तो नाड़ी के विलय में पुरुष का जीवन ही समाप्त। अंत में यह भी ज्ञातव्य है कि प्रकृति में वासना का वास न है, सुरभि यानी सुवास का वास अवश्य है। विविध विकार की दशा में, विविध विकार की दशा में पुरुष वासना का दास हो, वासना की तृप्ति हेतु परिक्लांत पथिक की भांति प्रकृति की छाँव में आंखें बंद कर लेता है, और यह अनिवार्य होता है पुरुष के लिए। तब इमली का सेवन तो दूर रहे, इमली का स्मरण भी मुख में पानी लाता है। स्वस्थ के नहीं प्यास से पीड़ित पुरुष के, स्वस्थ के नहीं प्यास से पीड़ित पुरुष के, यह तो स्वाभाविक, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि भोक्ता के मुख में जाकर भी कभी भी इमली के मुख में पानी नहीं आता। इमली के मुख में पानी नहीं आता, इमली का विचार करने वाले के मुख में, हाँ, लेकिन प्यास से पीड़ित व्यक्ति को, त्यागी व्यक्ति को नहीं। त्यागी तो किसी का चिंतन कर लेगा, उसका त्याग है। कभी भी इमली के मुंह, हाँ हाँ, रक्ता आसक्ता सी लगती है पुरुष में प्रकृति। तब यही तो पुरुष का पागलपन है, पामरपन, जो युगों युगों से विवश हो हवस के वश होता आया है। और यही तो प्रकृति का पावनपन है, पारदपन, जो युगों युगों से परवश हुए बिना सौ बस हो पावस बन बरसती है, और पुरुष को विकृत वेश आवेश से छुड़ाकर स्वबस होने को विवश करती, पथ प्रशस्त करती है। अंतिम पंक्तियां हैं आज के लिए, प्रकृति और पुरुष और प्रकृति। अंतिम पंक्तियां हैं आज की। पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के खेल का नाम ही संसार है। पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के खेल का नाम ही संसार। यह कहना मूढ़ता है, मोह की महिमा मात्र। पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के खेल का नाम ही संसार है, यह कहना मूढ़ता है, मोह की महिमा मात्र। खेल खेलने वाला तो पुरुष है और प्रकृति खिलौना मात्र। स्वयं को खिलौना बनाना कोई खेल नहीं है, स्वयं को खिलौना बनाना कोई खेल नहीं है। विशेष खिलाड़ी की बात है यह, विशेष खिलाड़ी की बात है यह। इस तरह से मूक माटी के चौथे खंड में जो संदर्भ चल रहे हैं, वह प्रसंग तो
सामान्य हैं, पात्रों की चर्चाएं हैं, पर पात्रों की चर्चाओं वार्ताओं में भी कुछ कुछ संदेश निकलते रहते हैं, उनके विचारों की अभिव्यक्ति होती है और फिर प्रसंगानुसार यथा अवसर गुरुवर अपने चिंतन से, अपने अनुभव से जो संदेश देना चाहते हैं, जो दार्शनिकता या आध्यात्मिकता बतलाना चाहते हैं, वह भी प्रसंग इन्हीं संदर्भों में जुड़ते जाते हैं और कविता काव्य सरस होता जाता है और जो जितना पढ़ पढ़ करके उसकी गहराई में डूबता जाता है, समझता जाता है, उसको उतना आनंद आता जाता है। शेष विशेष बात आगे आने वाले दिनों में करेंगे। महावीर भगवान की जय। मूक माटी में गुरुवर आचार्य श्री अपने अनुभवों के आधार पर वैद्य की चिकित्सा के प्रयोग बता रहे हैं। बीच बीच में दार्शनिकता का पुट आ रहा है। प्रकृति और पुरुष की वास्तविक परिभाषा गुरुवर आचार्य श्री ने प्रदान की है। संदर्भ ये है कि जिस श्रावक श्रेष्ठी नगर सेठ ने अतिथि स्वरूप मुनि महाराज का प्रगहन करके आहार दान दिया, वह अस्वस्थ पड़ गए। उनके उपचार के लिए चिकित्सकों को बुलाया गया। सभी ने अपने अपने परामर्श दिए और उन्हीं संदर्भों में प्रकृति और पुरुष की जो भेद रेखा है, उसका विश्लेषण है, जो यथार्थ में परिभाषा समझी जा सकती है, वह भी आचार्य श्री ने मूक माटी की इन पंक्तियों में दी है। बात आगे बढ़ रही है और पा लिया प्रकृति और पुरुष का परिचय। प्रकृति और पुरुष का परिचय पा लिया, वेद मिला, भेद खुला। प्रकृति का प्रेम पाए बिना पुरुष का पुरुषार्थ फलता नहीं। चिकित्सकों के मुख से निष्कर्ष के रूप में परिवार ने सुन स्वीकार लिया यह और सविनय निवेदन किया कि सेठ जी, सविनय निवेदन किया कि सेठ जी को आरोग्य शीघ्र प्राप्त हो, रोग का प्रतिकार हो, ऐसा उपचार करो, बताया गया पथ्य का पालन 100% किया जाएगा। जो कहो, जैसा कहो, सो वैसा स्वीकार है। राशि की चिंता ना करें, मान सम्मान के साथ वह तो मिलेगी ही। परिवारी जन कह रहे हैं वैद्यों से कि राशि की चिंता ना करें, मान सम्मान के साथ वह तो मिलेगी ही। पुरुष की सेवा के लिए सदा तत्परा मिलती जो दासी सी, छाया की ललित छवि सी, वैसे चिकित्सकों की दृष्टि वह राशि की ओर कभी मुड़ती भी नहीं। चिकित्सकों की दृष्टि वह राशि की ओर कभी मुड़ती भी नहीं, मुड़नी भी नहीं चाहिए। मर्यादा में जीती सुशीला कुशील कन्या की मति सी, फिर भी
कलयुग का अपना प्रभाव भी तो है। जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाता, जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाता, यदि बढ़ भी जाए दृढ़ रह नहीं पाता। सुन भी रहे देख भी तो रहे हैं कि सकल कलाओं का प्रयोजन बना है केवल अर्थ का आकलन संकलन। सकल कलाओं का प्रयोजन बना है केवल अर्थ का आकलन संकलन। आजीविका से छी छी, जीविका सी गंध आ रही है। अब देखिए यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं उसमें गुरुवर जो देख रहे हैं इस समय उसका कथन है कि सकल कलाओं का प्रयोजन बना है केवल अर्थ का आकलन संकलन। व्यक्ति जिस किसी भी तरह की योग्यता का अर्जन कर रहा है वह अपनी योग्यता को अर्थ से ही तौल रहा है। संपूर्ण कलाओं में, संपूर्ण योग्यताओं में एक ही प्रयोजन सामने आ रहा है, अर्थ का आकलन, अर्थ का संकलन। अपनी योग्यता का विकास केवल अर्थोन्मुखी ही नहीं होना चाहिए। अर्थ तो मिलता ही मिलता है, अर्थ कहीं जाता नहीं है। योग्यता अर्थ को देती ही देती है, लेकिन अपनी योग्यता का उद्देश्य केवल अर्थ का संकलन, अर्थ का संग्रह, अर्थ का संग्रह, अर्थ का ही आकलन, ये दृष्टि ठीक नहीं है। और उसी बात को गुरुवर कह रहे हैं कि सकल कलाओं का प्रयोजन बना है केवल अर्थ का आकलन संकलन। आजीविका से छी छी, ये ठीक नहीं है। जीविका सी गंध आ रही है, नासा अभ्यस्त हो चुकी है और इस विषय में खेद है, आंखें कुछ कहती नहीं, आंखें कुछ कहती नहीं, देख लेती हैं पर कुछ कहती नहीं। किस शब्द का क्या अर्थ है यह कोई अर्थ नहीं रखता, किस शब्द का क्या अर्थ है यह कोई अर्थ नहीं रखता।